है ना, खड़े हो जाओ। उत्तरी अमेरिका के पर्वत बताओ आप सारे, पहले जोर से बताओ। अच्छा, छुट्टी पे थे, छुट्टी पे थे, बुधवार से आ रहे। चलो पठार बता दो, पठार तो पढ़े हैं ना, जोर से बुलंद आवाज में बता दो सारे, बाकी सब रिवाइज करो। क्या आता है उत्तरी अमेरिका में, इससे क्या आता है वो बता दो आप। क्या आता है? हैं? अरे जोर से बोलो, मेरे तक आवाज तो आनी चाहिए ना। कुछ भी, कुछ भी नहीं आता? क्यों? मन नहीं है पढ़ने का? है? चल, किस सब्जेक्ट में से आता है, क्या आता है वो बता। ये जो अपन डिस्कस कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है क्या? और कितने लोग हैं जिनकी समझ में नहीं आ रहा है? हाथ खड़े करो एक बार। जो अपन डिस्कस कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है, वो हाथ खड़े करो एक बार। इनको तो आ रहा है। हैं? क्या कारण भाई? पहली क्लास थी कल आपकी, फिर तो बैठ जाओ आप। उत्तरी अमेरिका कौन सुनाएगा पूरा, बता दो एक बार। टाइम नहीं है वैसे, लेट हो गए अपन। हाथ खड़े करो। मैं पूछ लूंगा उससे जो उत्तरी अमेरिका पढ़ के आया है वो सारा। अब आपको इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, पूरा कल हो गया था तो एक महाद्वीप तो कंप्लीट करो ना। वन ओनली सिंगल पर्सन। और कोई उम्मीदवार? हाँ, कल का छोड़ के बता दो। 1 2 और इधर, इधर से कोई नहीं है? 3। भाई साहब को क्या हो गया? तबीयत खराब है? क्या हो गया? चलो पीछे वाले भैया बताओ, कोई शेडो रीजन से हैं? कहाँ रहते हो यार? कहाँ थे आप लोग? हैं? छुट्टी पे थे? वाह, ताली बजाओ इनको, छुट्टी वालों को। चलो ये पीछे वाली मैडम बता दो एक बार, खड़े हो जाओ। पर्वत, पर्वत बता दो एक बार, फिर आगे मैं पूछ लूंगा। हाँ, भैया आवाज कैसे आ रही है पीछे से? चलो एक बार बैठो। सबसे पहले तो उत्तरी अमेरिका के अपन ज्योग्राफिकल डिवाइडेशन करते हैं। तो सबसे पहला ऊपर क्या पढ़ा था अपन ने? क्या पढ़ा था? ग्रीनलैंड। उसके बाद कनाडा, उसके बाद यूएसए, उसके बाद मध्य अमेरिका के बहुत सारे देश देखे अपन ने। कौन बताएगा नाम? हाथ खड़े करो। चलो आप बताओ। और भी थे, 7 थे ना? तो आपने तो अभी 4। हाँ, चलो ट्राई की, बैठो एक बार। और कौन बताएगा? हाँ भैया बताओ ना। हाँ 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 हाँ, कोस्टा रिका और एक
ताली बजाओ। ज्योग्राफिकल डिवाइडेशन एक अपन ने वेस्ट इंडीज देखा, वो किस किस से मिलकर बनाए? एटलांटिक ओशन और कैरिबियाई द्वीप के बहुत सारे आइसलैंड हैं, उनसे मिलके ये वेस्ट इंडीज का निर्माण हुआ है। और उसके बाद में अपन ने ये इसका पर्वत पढ़े थे। पर्वत में अलास्का हो गया, ऊपर यूएसए का पार्ट है। अलास्का के बाद में ब्रुक्स, मैकेंजी, रॉकी पर्वत, तटीय श्रेणी, उस सियरा नेवादा, कैस्केड, ओरिएंटल और ओरिएंटल। सदर्न जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें ऑक्सीडेंटल, और जो ईस्टर्न पार्ट है उधर ओरिएंटल। कहीं भी ज्योग्राफी की टर्म है, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद में अपन ने इसमें सबसे बड़ी जो चोटी है वो मैकिनले, उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी चोटी। और ये कहाँ पर स्थित है? अलास्का यूएसए का पार्ट है। तो आपसे पूछ ले कि यूएसए की सबसे बड़ी चोटी का नाम क्या है? और कनाडा की सबसे बड़ी चोटी, ऊंची चोटी कनाडा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रॉबसन, रॉकी माउंटेन में पड़ी थी दो चोटियां, एक रॉबसन थी और माउंट एल्बर्ट यूएसए में थी, ठीक है ना। और अपन ने देखा था वहाँ देनाली देख लिया, मैकिनले जो अलास्का में है। और आपसे पूछ ले कि कंक्रीट डैम देखा, सबसे बड़ा कौन सा है? ग्रैंड कुलिक बांध अपन ने देखा था। और प्रेरीज घास के मैदान अपन ने देखे थे। यहाँ बहुत सारी ट्राइब्स थी। ट्राइब कौन कौन सी थी? अपाचे, क्रोकरी और पोनी। और पशुपालन जो लार्ज अपना जो होता है उसको क्या बोलते हैं? रेंच। और रेंच की जो केयर टेकर, देखभाल करने में काउबॉय हो गया। और बहुत सारी कृषि की अपन ने वो देखी थी। पशुपालन था। पशुपालन में अपन ने देखा था प्रेरीज डॉग, बाइसन, और क्या था? कोयोर, बाइसन कुत्ता, और ये सारे देखे। और बाइसन भैंस का नाम है, उसमें कोष्टक में लिख लेना, बाइसन भैंस बफेलो, ठीक है। और गोफर, हाँ गोफर। और अपन ने देखा बहुत सारी नदी। एक नदी थी जिसके बेस पे अपन का दामोदरी रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाए। टेनेसी किसकी ट्रिब्यूटरी है? और मिसिसिपी एक फेमस, वर्ल्ड फेमस पक्षी के पंजे का आकार का मुहान बनाती है, डेल्टा बनाती है, ठीक है ना। कौन सी नदी बनाती है? और मिसिसिपी मिसिसिपी की सहायक नदी है टेनेसी, ठीक है, मिसौरी और टेनेसी, ठीक है। ये चीज़ें अपन ने मेजर देखी थी। और बाकी प्लेटो वगैरह। लेकिन बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा ये बेसिक चीज़ें आपको पता है। यूएसए की नॉर्दर्न अमेरिका की सबसे बड़ी चोटी का नाम आपको पता होना चाहिए। कौन से घास के मैदान है? और घास के मैदान कौन से हैं? ये शीतोष्ण कटिबंधीय, मैंने बताया ना आपको। एक है अपना उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय, दो प्रकार के मैदान अपन सारे पढ़ेंगे। तो ये जो प्रेरीज घास के मैदान थे ये शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान थे, टेम्परेट ग्रासलैंड था। और मरुस्थल अपन देखेंगे तो मरुस्थल दो प्रकार के हैं, ठंडे और गर्म, ठीक है, कोल्ड और एरिड। तो उसको एक बार 7 महाद्वीप हो जाएंगे अपने, सारा एक साथ कंपेयर करके एक क्लास में हो जाएगा सारा। तो आपको बेसिक पता लग जाएगा कौन सा गर्म है और कौन सा ठंडा है। और ये चीज़ें हो गई अपनी। अब साउथ अमेरिका स्टार्ट करते हैं। और बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो एक बार और इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। धीरे धीरे पेज बढ़ेंगे तो फिर जोर आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। साउथ अमेरिका डाल लो। हाँ जी, लोगन है ना।
वो रॉकी माउंटेन की वो कर ली थी अपन ने, ठीक है। देखिए इधर पहले एक बार समझ लो, ये जो पूरा साउथ अमेरिका है ना, वो 4 भागों में इसको डिवाइड करेंगे अपन। इसको बनाओ एक बार। भैया कोई दिक्कत है क्या? आवाज़ क्यों कर रहे हो? इधर देखो सामने और इसको बनाओ। दिक्कत है कुछ? बीमार हो गया? कोई बात नहीं, दिख रहा है ना उधर से? सही सही दिख रहा है ना? ये पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश है, फिर पर्वतीय प्रदेश, इसमें अपन मेनली एक ही है एनडीएच, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश है, और मैदानों का निर्माण किनसे होता है? नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से। तो यहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं, वो उनके विषय में भी अपन पढ़ेंगे। मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश और वो पूर्वी उच्च भूमि, ये पठारी प्रदेश है। इसके विषय में मेनली 4 पार्ट में डिवाइडेशन इसको किया है। एक बार इसको रफली बना लो, फिर आगे देखते हैं। हो गया? पाकिस्तानी पत्रकार रशियन पत्रकार को निकाल दिया पाकिस्तान ने बाहर पीसी से, पता है आपको? पढ़ना आज। और आज अगर कोई पत्रिका पढ़े ना, तो उसमें देखना फ्रंट पेज पे
प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में आया है और अपने आरपीएससी के चेयरमैन रहे थे पहले शिव सिंह राठौड़ साहब। शिव सिंह राठौड़ साहब का वो भी क्या है पीएचडी है जो ज्योग्राफी से, और जियोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने भी ये पूरा आर्टिकल दिया है उसमें अंदर के पृष्ठ पे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वाला। और भूकंप आया ना कल, उसके विषय में भी अपन पढ़ेंगे, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, और फिर लव वाली, वो लव वो प्यार वाला लव नहीं है, दूसरी लव है, ठीक है ना। इस तरीके से वो वेव्स देखेंगे। हो गया? सबसे पहले अपन देख लेते हैं पर्वतीय श्रेणी। पर्वतीय श्रेणी हेडिंग डाल लो और उसमें सब हेडिंग डालो एंडीज पर्वत। क्या डालोगे? एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन इधर अपन ने देखा, ये रहा, और ये इन्होंने पॉलिटिकल मैप ले लिया, बाकी ज्योग्राफिकल मैप और फिजिकल मैप लेते ना। तो एक बार इसमें देख लो आप, ऑक्सफोर्ड आपका एटलस में देख लो। इसकी मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लूँगा मैप वगैरह डिजिटल, उसके बाद में फिर अपन डिस्कस कर लिया करेंगे इस पर। मेरे को अभी पता नहीं है इसका टेक्निकल टर्म का। दक्षिण अमेरिका अगर मेरे पास है जो ऐसा है वो 69 पेज निकालना है, और आप अपने हिसाब से जो भी है देख लो एक बार। $69 पेज पे दिख रही है आपको, उत्तर से लेके और दक्षिण तक एक ब्राउन कलर की एंडीज पर्वतमाला दिख गई आपको। ये लॉन्गेस्ट सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, और सेकंड हाईएस्ट रेंज है ये। सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, और इसकी जो है ना सबसे ऊंची चोटी पीक जो है अकोंकागुआ, ठीक है ना। इसकी लगभग 69 कुछ है हाइट, ठीक है, वो हाइट से कोई ज़्यादा वो नहीं, लेकिन 6900 के आसपास है, 6960 मीटर। और ये जो दक्षिण अमेरिका के है ना, ये 7 देशों में विस्तृत है। 7 देशों में अपन देखेंगे अभी। एक है वेनेजुएला, इक्वाडोर, एक बार इतना लिख लो, फिर उसके बाद में फिर आगे लिखेंगे। एंडीज पर्वत, और इसका जो फॉर्मेशन है वो अपन कैसे हुआ है, ये हुआ है, एक थी ऊपर उत्तरी अमेरिका में जॉन्डी फ्यूका प्लेट और कोकोस, और यहाँ साउथ अमेरिका प्लेट के पास थी नाजका प्लेट, और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के कन्वर्जन से इनका फॉर्मेशन हुआ है। अभिसरण कन्वर्जन एक ही बात है, ठीक है ना। तो उनके दोनों के फॉर्मेशन से इसका कन्वर्जन से इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो इसमें लिख लो एंडीज पर्वतमाला का निर्माण, एंडीज पर्वतमाला का निर्माण कौन सी थी? नाजका प्लेट तथा दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के अभिसरण से हुआ है। नाजका प्लेट तथा
दक्षिण अमेरिकी प्लेट के अभिसरण से हुआ है। अगर दोनों के कन्वर्जन से किसी का फॉर्मेशन हो रहा है माउंटेन का, तो वो कैसे माउंटेन होंगे? नवीन न्यू फॉल्ड माउंटेन, ठीक है ना। इसमें लिख लो अगला पॉइंट, यह पर्वत दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कौन से भाग में है? पश्चिमी भाग में अवस्थित है। आप नहीं लिख रहे हो क्या? यह पर्वत दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में अवस्थित है तथा नवीन बलित पर्वत श्रेणी है। नवीन बलित पर्वत श्रेणी है। आगे लिख लो, यह पर्वत श्रृंखला विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। यह पर्वत श्रृंखला दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है या पर्वत श्रृंखला है। पहली कौन सी है? सबसे ऊंची हिमालय है। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है वर्ल्ड की? और वो कहाँ पर है? हिमालय में है ना। तो सबसे ऊंची हिमालय हुई ना। सबसे पहली ऊंची हिमालय और दूसरी रॉकी माउंटेन, ठीक है। और सॉरी, हाँ, एंडीज। और ये क्या है? लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, सबसे ज़्यादा। इसमें लिख लो, यह पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगला पॉइंट, इस पर्वत की, अगला पॉइंट लिखो, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम, अकोंकागुआ है। जो ये जो अकोंकागुआ है ना, पीक चोटी, ये कैसी है? ज्वालामुखी चोटी है ये। और ज्वालामुखी चोटी होने के कारण ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची वोल्केनो पीक्स है, ठीक है। और ये जो है ना अपना साउथ अमेरिका, ये ज़्यादातर पार्ट इसका सदर्न हेमिस्फीयर में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है ना। तो ये जो अकोंकागुआ है ना, ये दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है ना, माउंटेन पीक है। और वर्ल्ड की सबसे ऊंची कौन सी है? माउंट एवरेस्ट हो गई। और दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची है। और ज्वालामुखी चोटी वर्ल्ड की सबसे ऊंची है, ठीक है ना। ये वोल्केनो पीक्स माउंटेन है, इसलिए बढ़ गई। तो ये पॉइंट लिख लो, ये लिख लिया ना, अकोंकागुआ सबसे ऊंची चोटी है जो विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी, विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी
तथा तथा दक्षिणी गोलार्ध की तथा दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है सबसे ऊंची चोटी है क्या? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी गोलार्ध, हाँ दक्षिणी गोलार्ध है ना, मैं क्या लिखवा दिया? सही तो है ना? गोलार्ध नहीं समझते हो क्या? किसकी? लगभग 14,000 के आसपास है, अराउंड 7,000 है, हैं? दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी है। गोलार्ध नहीं आया समझ में? ये है ना, ये क्या है? ये कौन सी लाइन है? ये कौन सी लाइन है? 0 डिग्री अक्षांश, जिसको अपन बोलते हैं ग्रीनविच लाइन, और बहुत सारे देशों से होके गुजरती है। मैंने लिखाया आपको कौन कौन से देश हैं। यूके, फ्रांस, स्पेन, और आगे बुर्किना फागो, माली, गाना, टोगो, अर्जेंटीना, वो सॉरी अंटार्कटिका। ये सारे याद हैं या भूल गए पूरा? 2-3 साल पहले लिखा था अपन ने, ठीक है। ये क्या है? ग्रीनविच लाइन, 0 डिग्री। इसके इधर जो है ना पूरा, ये होगा क्या? पश्चिमी गोलार्ध, और ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। और एक और बना लेते हैं ये वैसे समझाने के लिए, ये छोटा, ये क्या है? इक्वेटर, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसके ऊपर, और ये, तो ये जो चोटी है, ये जो दक्षिणी गोलार्ध है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। समझ में आया? आ गए भैया? कोई अगर नहीं आया तो बता देना। मेरा वो टीचर और स्टूडेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है मेरा, तो बस आप कहते ना कि बता, हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा है तू, ठीक है। और क्या समझाना था मेरे को? और चीज़ समझा रहा था, भूल गया। याद आएगी बाद में बता दूंगा, ठीक है। क्या लिखा है इसमें? ठीक है, आगे लिखो। यह पर्वत श्रेणी, या पर्वत, हाँ श्रेणी लिख लो आप, श्रृंखला लिख लो। यह है पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका के दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में विस्तृत है। 7 देशों में विस्तृत है। पहला है वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। ये 7 देशों में विस्तृत है, ठीक है ना। और वेनेजुएला मैंने शायद कुछ पूछा था आपसे 2 दिन पहले। एंजल वाटरफॉल, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाटर जलप्रपात है।
मैप के अंदर दिख रहा है आपको वेनेजुएला, फिर कोलंबिया, ये इस रेंज में था ना पूरा, ये जो अपना एंडीज माउंटेन है वो इस रेंज में है। तो बोले वेनेजुएला हो गया, फिर कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर ये रहा, ठीक है। इक्वाडोर के बाद में अपन ने पेरू दिख रहा है, पेरू के बाद में बोलिविया के बाद में चिली कहाँ गया, चिली ये रहा, चिली मतलब चिली जैसी ही है उसकी आकृति भी, ठीक है ना, ऐसी होती है ना मिर्च, हाँ तो ये पूरी चिली ऐसा हो गया। फिर अर्जेंटीना, ठीक है। एक बार और मैप में देख लो वरना यहाँ दिख रहा है आपको सारा। एक बार वापस बोलो कौन कौन से देशों में विस्तृत है। आप लोग नहीं बोल रहे हो हैं, आप लोग पीछे वाले, अब आपकी अच्छे से आनी चाहिए आवाज। हो गया याद? कितने लोगों को हो गया याद? कम हुए, वापस पीछे वालों को नहीं हुए। क्या चीज है ये? पीछे वाले भैया क्या है? देश है ये, ठीक है ना। इनमें क्या है? एंडीज पर्वत विस्तृत है, स्प्रेड हो रखी है, ठीक है ना। यहां तक हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, कितने लोग हैं क्लास के अंदर जिनको 7 सिस्टर नाम सुना है ना इंडिया का अपन ने? सातों अपने जो राज्य हैं स्टेट वो, और उनकी कैपिटल, उनके अंदर सीएम और उनका गवर्नर, किन किन को पता है? हाथ ऊपर करो। नहीं है ना पता? ये चारों चीजें किन किन को पता है? चल वो पीछे वाले ब्लैक टी शर्ट खड़े हो ना भैया, 7 स्टेट है ना, 7 सिस्टर नाम सुना है आपने? उनके नाम बता दो केवल आप तो। असम, ठीक है आगे चलो। पड़ोसी मदद मत करो भैया, दिख रहा है यहाँ से सब कुछ, आके देखना यहाँ से सब कुछ दिखता है, हैं? ठीक है, हाँ कितने हो गए काउंट करना। हाँ हाँ आप खड़े हो ना भाई साहब? 7 सिस्टर के नाम बताओ। हाँ कितने दिन हो गए अपने बैच को? लगभग साल भर से ऊपर हो गए ना। हाँ तो साल भर पहले आपने सोचा कि यार आरएस बनना है और देश के बारे में पता नहीं, और आरएस और आईएएस जो भी बता ये होती है ना सिविल सर्विस, इसका क्या मतलब अगर मेरे से कोई पूछे ना तो इसका मतलब एक ही है, भारत को जानो। भारत में आ गया राजस्थान, ठीक है ना। भारत को जानो, कैसे जानो बताता हूं मैं आपको बात। जैसे परिवार होता है ना, वो परिवार की तरह देश की इकोनॉमिक व्यवस्था, देश चल कैसे रहा है, फाइनेंशियली किस तरीके से क्या हो रहा है, वो देश की अर्थव्यवस्था। तो यहां आ गई अपनी इकोनॉमी, देश चल कैसे रहा है, देश की राज व्यवस्था किस तरीके से रूल कर रही है, वो यहां आ गई पॉलिटी। देश का क्या इतिहास है, क्या कल्चर है, किस तरीके का देश का फॉर्मेशन हुआ है, वो सारा आ गया हिस्ट्री का। देश के अंदर कहाँ कौन सा रिसर्च हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, वो सारा अपना साइंस टेक के अंदर, विज्ञान प्रौद्योगिकी, वो हो गया। और क्या बचा मेजर सब्जेक्ट? ज्योग्राफी, देश में कौन सी जगह कहाँ है, क्या है, वो सारी चीज़ें देश के बारे में। अब आपने ये डिसाइड कर लिया 1 साल पहले भारत को जानो, आपको देश की वही पता नहीं है, ज्योग्राफी, 7 सिस्टर का नाम पता नहीं है। आसाम है, आसाम 7 सिस्टर में आता है, सबसे पहला नाम तूने आसाम बताया था।
चलो बैठो, आप बताना। आसाम बोल दिया वापस, आसाम नहीं है, आसाम बड़े स्टेटों में। चल बैठ, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, बैठ जा। ये जो है ना मणिपुर, ये अभी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है और आने वाली कोई भी एग्जाम हो उसमें इससे क्वेश्चन आएंगे, इसके अच्छे से तैयार कर लेना अपना। असम है, यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? यहाँ नागालैंड, डिसिप्लिन खराब मत करो फालतू में, ठीक है? दांत मत निकालो। यहाँ क्या है? और ये आसाम। अब ये आसाम आता है तो मेरा ध्यान भूल गया मैं, ठीक है? सिक्किम नहीं आता है फिर? हाँ, तो इनमें कंफ्यूज था मैं। देखो एक बात बोलूँ मैं, सुपीरियर दुनिया में कोई नहीं है और मैं रोबोट हूँ नहीं। जिस तरीके से मानवीय होता है, आदमी भूलता है और कंप्यूटर नहीं भूलता है बस। बाकी इंसान कितना भी हो और कितना भी आदमी हो जाए, कितना भी बड़ा, जो आईएएस टॉप करते हैं ना, उनको भी किसी भी विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। और सिविल सर्वेंट और स्पेशलिस्ट से समझने में ना, आपको मैं स्पेशलिस्ट किसको जानते हो आप, बताता हूँ मैं आपको। जो अपने विषय का ज्ञान है जिसको पूरा, वो होता है स्पेशलिस्ट। आप पढ़ोगे उसमें जब अपना ये आएगा ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, विशेषज्ञ और सामान्य की दोनों में विवाद चल रहा है बहुत बड़ा। और आरएएस का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, मेंस के अंदर पूछते हैं वो, सामान्य और विशेषज्ञ का विवाद, जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दोनों में। तो वहाँ आता है कि दोनों में, अभी जो सिविल सर्वेंट होते हैं ना, ये होते हैं क्या? जर्नलिस्ट होते हैं। इनको किसी भी विषय का स्पेशल ज्ञान नहीं देते हैं, इनको जनरल सारे विषयों का ज्ञान देते हैं। एक आईएएस ऑफिसर है, उसको आज लगा दिया मेडिकल डिपार्टमेंट में, कल उसका ट्रांसफ़र करके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में लगा दिया, किसी को लगा दिया एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगा दिया, फिर ट्रांसफ़र हुआ, फिर लगा दिया डेयरी उद्योग में लगा दिया, कहीं भी लगा सकते हैं उसको। इस तरीके से उसका ट्रांसफ़र होता है। और उस विशेषज्ञ होते हैं ना, उसका हेड ऑफिस होता है निदेशालय, ठीक है? निदेशालय होता है और उसका होता है सेक्रेटरीट। और जर्नलिस्ट और इससे पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि जब विशेषज्ञ से आप पढ़ोगे ना, किसी भी विषय का विशेषज्ञ होगा, वो अपने विषय में पीएचडी है, मान लो पीएचडी है ना, उससे आप पढ़ोगे तो वो केवल आप अपने विषय का ज्ञान देगा। उसकी जो अप्रोच है ना, वो अपने विषय तक है। और जब आप सामान्य से पढ़ोगे ना, इसको बेसिक है ना, सारे सब्जेक्टों का ज्ञान होता है। अब जैसे कल मैं तो बैठा देख रहा था, सर को सर बोल रहे थे हर विषय का ज्ञान है उनको, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को फेस किया है, सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं। ये ज़्यादा इनकी अप्रोच होती नहीं है सामान्य की। चलो ये मेरे से गलती हो गई, सॉरी, बाकी हो जाती है गलतियाँ, मिस हो जाती है चीज़ें। बाकी ये जो मणिपुर है ना, ये कहाँ कहाँ बॉर्डर शेयर करता है वो एक बार देखना अपने को। इधर बर्मा है जिसको म्यांमार बोलते हैं, नीचे मिजोरम है, नागालैंड है, और इधर त्रिपुरा और असम। देख लेना एक बार, टेक्निकल वो कहीं छोटा पॉइंट हो। और यहाँ की जैसे लवलीना बोरगो और एक वो अपनी है ना मीराबाई चानू, इनके विषय में, क्योंकि ये सुर्खियों में, तो इससे रिलेट करके और वहाँ से करंट से पूछ लेगा कि इसने कौन सा पदक जीता, इसके लिए क्या भारत सरकार ने पुरस्कार दिए। तो इस तरीके की चीज़ें माइंड के अंदर थोड़ी होनी चाहिए। बाकी आगे चलो, क्या लिख रहे थे? 7 देशों में विस्तृत है। अगला पॉइंट लिखो इसमें। अब यार ये चीज़ें याद करना, पॉलिटी की चीज़ है, पॉलिटी की चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेकिन 7 जो अपना स्टेट है ना, इनको हमेशा से आज़ादी के बाद में, आज़ादी के बाद के, आज़ादी से पहले से ही इनको अपने इंडिया का पार्ट समझते ही नहीं थे, क्योंकि वो लोगों का है ना
कल्चर भी अलग है और उनकी शक्ल सूरत भी अलग है, अपन लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऐसा समझते हैं तो चाइनीज़ लोग हैं। और चाइना की तरह जैसे बाईचुंग भूटिया था एक, वो सिक्किम का था, वहाँ तो अभी तो खैर उसके लिए नाम से कई स्टेडियम वगैरह वो भी हैं, लेकिन वो उसके तो चाइनीज़ है इस तरीके से। उसने एक बार ट्वीट किया आज से 1.5-2 साल पहले कि मैं भारतीय हूँ, मैं चाइनीज़ कहाँ से हो गया, मेरा कल्चर इधर और मैं इधर पैदा हुआ, तो ये थोड़ी है मैं चाइनीज़ हो गया, मैं भारतीय हूँ। और इस तरीके से जब मेरे को लोग कहते हैं तो मेरे को आत्मग्लानि की भावना आती है कि यार मैंने कहाँ गलती कर दी। तो इन लोगों पूरा जो 7 सिस्टर ये जो पूरा है ना नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, इसको हमेशा से बिल्कुल आइसोलेट रखा था। और वो लोग भी इस तरीके से, जैसे बोडोलैंड है, बोडो भाषा आपने पढ़ी होगी उसमें 8वीं अनुसूची में, कौन कौन सी भाषा है उसमें, 22 भाषा हो गई ना पहले, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ये बाद में ऐड की। तो वो बोडोलैंड की अलग से मांग करते हैं। वो लोग कहते हैं हमको नागालैंड, नागा देश ही अलग बना दो हमारा। तो इस तरीके की जो भावना है ना उनके अंदर, एक इंटरनल सिक्योरिटी इसमें भी आपने आरएस में, आईएएस में काफ़ी विस्तृत है। तो इंटरनल सिक्योरिटी में ये चीज़ें आती हैं कि नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है ना, वहाँ कहाँ है कि बोडोलैंड की मांग कर रहे हैं, तो एकदम देश में बिखराव जैसी स्थिति हो रही है कि यार हमारे देश से ही अलग हो रहे हैं। नागा देश ही अलग चाहिए उनको, हमारे को नागा देश अलग चाहिए। और अपना छत्तीसगढ़ वाला है दांतेवाड़ा, और ये जो नक्सलवाड़ी क्षेत्र है, तो ये चीज़ें इंटरनल सिक्योरिटी में। तो ये लोग वहाँ जब अपन लोगों ने, सरकारों ने उसकी वो कर दी, अनदेखी कर दी, तो उन लोगों के अंदर भी आ गए कि यार हमको अलग ही बना दो आप। तो इस तरीके से अब जो मोदी सरकार है 2014 के बाद में, इन्होंने इस पर विशेष फोकस किया है और वहाँ काफ़ी डेवलपमेंट का काम किया है। और इवन आपने देखा होगा पहले की जो गवर्नमेंट थी ना, उधर से कोई मिनिस्टर भी नहीं होता था। अभी किरण रिजिजू जी अपने मिनिस्टर थे, कानून मंत्री थे, खेल मंत्री भी थे, और बहुत सारे, अब जैसे वो असम के पूर्व सीएम थे और उनको अभी कैबिनेट मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। तो और बहुत सारी सरकार भी उधर काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और एक वो मल्टी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, म्यांमार और थाईलैंड होते हुए पूरा सड़क का निर्माण कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट है एक कलादान मल्टी लेवल प्रोजेक्ट, आईआर थोड़ी हुई है, उसमें आप पढ़ लोगे तो उसमें कलादान। तो इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है ना, वो अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वहाँ का जो कल्चर है ना, वो कल्चर एक देश की एक एसेट्स होता है। इसलिए जो कल्चर संस्कृति को है ना, सरकार बहुत सारे प्रमोट, संस्कृति मंत्रालय अलग से सरकार ने बना रखा है, स्टेट गवर्नमेंट में भी अलग रहते हैं, वहाँ भी रहते हैं। तो हमारा जो कल्चर है, जैसे ट्राइबल्स एरिया है, वहाँ सरकार ने टीएसपी नॉन टीएसपी वाला ये कॉन्सेप्ट है। तो वो टीएसपी वाला कॉन्सेप्ट क्यों दे रखा है, अपना जो है सदर्न पार्ट राजस्थान का, एमपी का भी है, छत्तीसगढ़ का भी है, क्योंकि उनकी जो कल्चर है ना उसको प्रमोट और सेव प्रोटेक्ट करना चाहती है सरकार की हमेशा बनी रहे। बहुत सारे जैसे अपनी 5वीं और 6वीं अनुसूची है, वो अलग से सरकार ने बनाई है। 15-16 जो आर्टिकल है समानता का अधिकार, उनमें वहाँ भी उनको एक्सेप्शन दिया है कि मूल निवास की जो बाध्यता है ना, वो इनके लिए अलग से सरकार वो बना सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अपने को एक दूसरे से रिलेटेड। अब जैसे अपन पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, अब ये वर्ड आ गया आपको, आपका हिंदी में आता है, एक 20 नंबर का निबंध आता है 4th पेपर के अंदर, और वो निबंध है ना इतना इंपॉर्टेंट होता है कि कोई नहीं पढ़ता उसको। 20 नंबर में से किसी के तो आते हैं 4 नंबर, किसी के आते हैं 15 नंबर। अब यहाँ 10 से 11 नंबर का वेरिएशन हो गया। 10-11 नंबर का वेरिएशन बहुत होता है। एक नंबर का सर ने तो बताया कल आपको, अपन को क्या 1 नंबर से बाहर और भीतर हो जाते हैं। मेरा एक फ्रेंड था 2018 वाली आरएस में, उसकी थी 604 रैंक, और 603 तक जनरल कैटेगरी के लिए सर्विस अलॉट हुई। वो 604 पे उसको कुछ नहीं मिला और 603 तक मिला, और उसके साथ 1-2 नंबर कम थे। तो इस तरीके का बहुत मैटर करता है। अब ये पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड आ गया, और निबंध को कोई तैयार नहीं करता, लेकिन अपन ने पढ़ा। अब बताओ पर्यावरण संरक्षण से रिगार्डिंग कौन से आर्टिकल है संविधान का जिसमें अपन पढ़ते हैं? 48A और फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर पॉइंट नंबर 51A का सब क्लॉज 7, ठीक है ना, 7 है ना, पॉइंट नंबर 7, वहाँ पर्यावरण प्रोटेक्शन से रिलेटेड। हिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं बहुत सारे, अमृता देवी बिश्नोई वाला ये कहानी, चिपको आंदोलन पढ़ते हैं। फिर अपन इकोनॉमी में पढ़ते हैं बहुत सारे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र होते हैं ना इकोनॉमी के। तो प्राइमरी सेक्टर टोटल किस पे बेस है? एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं उसको पूरा। एग्रीकल्चर सेक्टर किस पे? पर्यावरण से रिलेटेड है। फिर उसमें अपन देख लेते हैं कि राजस्थान सरकार की
प्राइमरी सेक्टर का क्या जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था, भारत सरकार का क्या था, और इनको है ना हर सब्जेक्ट से रिलेट करना अगर सीख आ गए ना अपन पे, तो अपन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं नहीं आती हैं अपन से, लेकिन है ना दूसरी जगह अपन पढ़ते हैं और उनको लिख के आ जाते हैं ना, तो भी हो जाता है काम। आगे लिखो, एंडीज पर्वतमाला में, एंडीज पर्वतमाला में एंडीज पर्वतमाला में अनेक 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 ज्वालामुखी चोटियां पाई जाती हैं, अनेक ज्वालामुखी चोटियां पाई जाती हैं, जैसे जैसे कोटोपेक्सी, कोटोपेक्सी चिम्बराजो, कोटोपेक्सी चिम्बराजो, सेरो ओजस डेल सलादो, सेरो ओजस डेल सलादो, कोटोपेक्सी चिम्बराजो, सेरो ओजस डेल सलादो, सेरो ओजस डेल सलादो के कोष्टक में लिखो यह विश्व की यह विश्व की यह विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी है, यह विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी है, है? वो पीक है, माउंटेन चोटी। क्या लिखा है दिखाना। दूसरी है शायद, मेरे कंफर्म नहीं है, मैं देख के बताऊंगा, लेकिन मैं शायद पढ़ के आया था इसको, सेरो ओजस डेल सलादो। देखिए अकांका गुहा तो सबसे बड़ी है, फेमस है, इसको एक बार देख लूंगा मैं, फिर देख के बता दूंगा। आगे लिखो, इसको लिख ही रहने दो। नहीं 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 नहीं, है तो ये सबसे ऊंची है। सुनो, ज्वालामुखी होते हैं एक सक्रिय ज्वालामुखी। अरे मेरी बात सुनो, इधर देखो, इधर देखो, ज्वालामुखी होते हैं सक्रिय और निष्क्रिय, ठीक है, एक्टिव और इनएक्टिव। ये जो सक्रिय ज्वालामुखी है ना, इनमें समय समय पर वोल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है ना, और निष्क्रिय में बहुत लंबे समय तक इरप्शन होता नहीं है। ये जो है ना डेरो ओजस डेल सलादो, ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी चोटी है, सक्रिय ज्वालामुखी चोटी है। मैं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, वो लिख लो, और आप कोई भी किताब पढ़ लेना, कहीं लिख लेना, सक्रिय ज्वालामुखी चोटी है डेरो ओजस डेल सलादो, सेरो ओजस डेल सलादो। इसमें लिख लो यह विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी चोटी है। हाँ वो निष्क्रिय है। हाँ सेरो ओजस डेल सलादो सक्रिय
एक्टिव वॉल्केनिक पीक माउंटेन इन द वर्ल्ड। ठीक है भैया, आगे लिखो। इस पर्वतीय प्रदेश में गहन वनस्पति तथा यानी डेंस फॉरेस्ट, जैव विविधता, गहन वनस्पति तथा जैव विविधता पाई जाती है। इस पर्वतीय क्षेत्र में, अगला पॉइंट, इस पर्वतीय क्षेत्र में विभिन्न खनिज जैसे तांबा, कॉपर, टिन, सीसा, और क्या आएगा सीसा के साथ में? सीसा, जस्ता, चांदी। ठीक है, ये एंडीज पर्वत उत्तरी दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में अपन ने बहुत सारे पर्वत पढ़े, दक्षिणी अमेरिका में केवल एंडीज पढ़ेंगे। अगला टॉपिक, अगला वो डालो हेडिंग, दक्षिण अमेरिका के पठार। केवल 4 पठार हैं, याद करने में भी अपने को रहेगा। पहला है गुयाना पठार, दूसरा है ब्राज़ील का पठार, फिर है बोलीविया पठार, कोलोराडो पठार। उत्तरी अमेरिका में भी देखा था ना, और कोलोराडो नदी भी देखी थी वहां पे, दक्षिण अमेरिका में भी है। कोलोराडो, और एक लिख लो इधर, वो इसी का पार्ट है ब्राज़ील का, मांटो ग्रासो इसी का पार्ट है। एक और लिख लो, पैटागोनिया का पठार। वैसे पैटागोनिया जो है ना वो डेजर्ट है, उसके नाम से फेमस है, लेकिन ये पठारी प्रदेश है। और पैटागोनिया मरुस्थल जब पढ़ेंगे तब इसके विषय में पढ़ लेंगे। कौन कौन से पठार हैं? गुयाना पठार ये ऊपर ही ऊपर है नदन साइड में, फिर इधर ब्राज़ील पठार, फिर इधर ये कौन सा, बोलीविया, कोलोराडो और पैटागोनिया। ठीक है, एक बार बोलो, पैटागोनिया पठार। हो गया याद? एक बार लिख लो, फिर बाद में और बोलना।
इसको है ना ऐसे थोड़ा सा ऐसे घुमाया कर, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करके सही बनाया है। इसमें ना यहाँ से थोड़ा सा कर्व दिया कर, यहाँ से थोड़ा सा, जैसे हनुमान जी का वो होता है ना कोटा, उस टाइप का, उधर से ज़्यादा दे दो थोड़ा सा। पहला हेडिंग डाल लो गुयाना पठार। मैप में देख लोगे ना आप, एक बार देख लो, चलो। है क्या हुआ, मिलता नहीं है क्या, नहीं मिलता है? तो कोई यार है, माटो ग्रासो इसका जो है ना ब्राजीलिया पठार, इसका ही पार्ट है, अलग से उसी में लिखेंगे अपन, अलग से पठार नहीं है, उसी का पार्ट है। बोली किसमें, ब्राजील के पठार का ही पार्ट है वो। ऊपर ही ऊपर गोयाना उच्च भूमि, ठीक है। और ये जो ब्राजीलिया पठार है ना, ये माटो ग्रासो का पठार का ही पार्ट है। ये पूरे ब्राजील देश में है, तो इसलिए इसका ब्राजील के नाम से फेमस है ये ब्राजीलिया पठार। और ये जो माटो ग्रासो है ना, बता रहा हूँ, माटो ग्रासो हो गया, बोलीविया हो गया, पेटागोनिया मिल गया क्या? ये पेटागोनिया मरुस्थल दे रखा है इसमें। हाँ, तो ये पठार भी है। ये रहा ना भाई साहब ब्राजीलियन, लेफ्ट वेस्टर्न साइड में ये ब्राजीलियन बता रहे थे ना आप, ब्राजीलियन का ही माटो ग्रासो है ना, इसी का पार्ट है ये, ठीक है ना। बोलीविया हो गया, और कोलोराडो कहाँ गया? ये रहा ना कोलोराडो, निग्रो के ऊपर, ये बस पंपास जो घास के मैदान है, यहाँ मिला कोलोराडो। हाँ, तो नदी यार जहाँ से ओरिजिन वहीं से होगी, पठार से। कोलोराडो नहीं मिला क्या? है पंपास घास का मैदान दिख रहा है आपको, इसके नीचे नीग्रो और पंपास के बीच में कोलोराडो दिख रहा है, बस यही है पठार। और ये जो कोलोराडो नदी है ना, ये पठार कोलोराडो पठार से ही निकलती है, ठीक है। क्या मैं दिखाता हूँ, ला कोलोराडो ये रहा ना, है क्या, रिवर वहीं से निकलती है वो यार, कोलोराडो पठार से रिवर, अपन रिवर पढ़ेंगे जब, देख लेना आप। पहला पॉइंट डालो गोयाना पठार, गोयाना प्लेटो डालो, बहुत सारी चीजें हैं ना इसमें, मैप में भी नहीं होती हैं, ठीक है ना। हर चीज को अगर देगा, इंडिया का मैप देखो, अब ये छोटी मोटी माउंटेन है अपनी राजस्थान वाली, मिलेंगी क्या? माउंटेन अरावली मिलेगी मेनली, बहुत सारी चीजें नहीं दे सकते इसमें, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। लिख लो पहला गोयाना पठार, और इसमें लिखो यह पठार उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में अवस्थित है, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में अवस्थित है। अगला पॉइंट, यह पठार
विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से है। विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से है। मैंने एक लाइन लिखाई थी आज से 2 दिन पहले आपको कि कटा फटा और पुराना भूभाग क्या बोलते हैं? शील्ड। अतः यह भूभागों में से है, अतः यह शील्ड का उदाहरण है। अतः यह शील्ड का उदाहरण है। अगला पॉइंट, इस पठारी प्रदेश में बहुत से खनिज जैसे बॉक्साइट, सोना, हीरा, बॉक्साइट, सोना और हीरा पाए जाते हैं। बॉक्साइट, सोना, हीरा आदि पाए जाते हैं। आगे लिखो, इस पठारी प्रदेश से ओरिनीको नदी का उद्गम होता है। ओरिनीको नदी का उद्गम होता है। इस नदी की सहायक नदियां मिलकर विभिन्न जलप्रपातों का निर्माण करती हैं। अगला पॉइंट, यह भाग आर्थिक ऊर्जा एवं सुरक्षा तथा जैव विविधता की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला डालो, ब्राज़ील का पठार या ब्राज़ीलियन पठार, कुछ भी डालो। इसमें लिखो, यह पठार ब्राज़ील के लगभग 55% क्षेत्रफल पर अवस्थित है। ब्राज़ील के लगभग 55% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। अगला पॉइंट, यह पठार
यह पठार भी पुराना होने के कारण पुराना होने के कारण क्या होगा? शील्ड का उदाहरण है। शील्ड का उदाहरण है। आगे लिखो, माटो ग्रासो पठार, माटो ग्रासो पठार इसी पठार का भाग है, इसी पठार का भाग है। अगला लिखो, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को तथा पराना नदियों का उद्गम, सैन फ्रांसिस्को तथा पराना नदियों का उद्गम सैन फ्रांसिस्को तथा पराना नदियों का उद्गम इसी पठारी प्रदेश से होता है, इसी पठारी प्रदेश से होता है। जिनका उपयोग, इसी में लिखना है, जिनका उपयोग, जिनका उपयोग नौवहन तथा नौवहन तथा जल विद्युत उत्पादन में किया जाता है, जिनका उपयोग जल विद्युत उत्पादन एवं नौवहन में किया जाता है। अगला 3rd नंबर, बोलिविया पठार, बोलिविया प्लेटो। क्या खनिज? तो देखो भाई, जमीन में कहीं भी मिल जाए, ये तो जनरल पॉइंट है। मैंने एक दिन बताया आपको कि बोल बच्चन करने होते हैं, कि बोल बच्चन है, यहाँ लिख दो। जैव विविधता भी पाई जाती है, खनिज भी पाए जाते हैं, यहाँ कृषि भी की जाती है, पशुपालन भी होता है, ये बोल बच्चन होते हैं। अब ये बोल बच्चन है ना, मैंने तो इसलिए लिखाता हूँ कि मान लो आपको आ जाए तो 2 नंबर 5 नंबर में आप लिख दें, बाकी ये तो कॉमन सेंस से अपन को लिखने होते हैं। पशुपालन, पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, बिल्कुल एकदम एरिड सम जैसी तहसील में, वहाँ भी कहीं गाय भैंस बकरी पालन हो ही रहा होगा, वहाँ भी लिख दो पशुपालन हो रहा है। तो ये तो बोल बच्चन होते हैं ये सारी चीज़ें। जैव विविधता, जैव विविधता कुछ ना कुछ तो होता ही है, वेजिटेशन, और ये लिख दो उसमें। अब ये सारी चीज़ें लिखेंगे तो फिर सही नहीं रहता ना। आगे लिखो आप, बोलिविया पठार, बोलिविया पठार में लिखो, यह पठार, यह पठार एंडीज पर्वत श्रेणियों में स्थित, एंडीज पर्वत श्रेणी में स्थित है, एंडीज पर्वत श्रेणी में स्थित है। एंडीज पर्वत श्रेणी में स्थित है। पर्वतों के बीच में अगर स्थित है तो कौन सा होगा? अंत्य पर्वतीय पठार। इसलिए यह अंत्य पर्वतीय पठार है, इसलिए यह अंत्य पर्वतीय पठार है। अगला लिखो, इस पठारी प्रदेश में, इस पठारी प्रदेश में गर्म एवं शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं, गर्म एवं शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं।
गर्म एवं शुष्क परिस्थितियां अगर पाई जा रही हैं तो वहाँ कैसी लेक का निर्माण होगा? सलाइन लेक, लवणीय झीलों का। शुष्क एवं गर्म परिस्थितियां पाई जाती हैं जिसके कारण अनेक लवणीय झीलों का निर्माण होता है। अनेक लवणीय झीलों का निर्माण होता है। आगे लिखो, इस पठार के ऊपर टीटीकाका नामक मीठे पानी की झील, एरिड और शुष्क और गर्म परिस्थितियां लवणीय झीलों का निर्माण होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है यहाँ टीटीकाका, ये कैसी मीठे पानी की झील है, ठीक है ना। इस पठार के ऊपर टीटीकाका नामक मीठे पानी की, मीठे ऐसे लगते हैं, ऐसे ऐसे नहीं लगते, मीठे पानी की झील अवस्थित है, लिख लिया। आगे लिखो, इस पठार पर ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा, इस पठार पर ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की परत पाई जाती है। की परत पाई जाती है। अगला पॉइंट लिखो, इस पठार पर बोलीविया की राजधानी इस पठार पर बोलीविया की राजधानी लापाज स्थित है। लापाज लिखा हुआ है। इस पठार पर बोलीविया की राजधानी लापाज स्थित है। जो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। जो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। सबसे ऊंचा बैटलफील्ड कौन सा है? ठीक है। इस पठारी, अगला पॉइंट, इस पठारी भाग में टिन तथा टंगस्टन के विशाल भंडार पाए जाते हैं। टिन तथा टंगस्टन के विशाल भंडार पाए जाते हैं। अगला लिखो, कोलोराडो पठार, इसमें लिखो, यह पठार
अत्यधिक पुराना होने के कारण यह पठार अत्यधिक पुराना होने के कारण शील्ड का उदाहरण है। शील्ड का उदाहरण है। अगला पॉइंट, इस पठार से कोलोराडो नदी का उद्गम होता है। कोलोराडो नदी का उद्गम होता है। अगला लिखो, पैटागोनिया पठार, पैटागोनिया पठार, माउंटेन प्लेटो, पैटागोनिया प्लेटो। हो गया? इसमें लिखो, यह है पठार मुख्यतः, यह है पठार मुख्यतः अर्जेंटीना में अवस्थित है। अर्जेंटीना में अवस्थित है, लोकेटेड इन अर्जेंटीना। अगला पॉइंट, इस पठार पर लावा की परत पाई जाती है। इस पठार पर लावा की परत पाई जाती है। अगला पॉइंट लिखो, यह पठार एंडीज पर्वत के एंडीज पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र, शैडो रीजन, वृष्टि छाया क्षेत्र, यह पठार एंडीज पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण यहाँ शुष्क परिस्थितियों का निर्माण होता है। शुष्क परिस्थितियों का निर्माण होता है। शुष्क परिस्थितियों, ड्राई वेदर कंडीशन। अगला पॉइंट लिखो, शुष्क अगर परिस्थितियों किसका निर्माण होगा फिर? डेजर्ट का निर्माण होगा। इसमें लिखो, इस पठार पर पैटागोनिया मरुस्थल स्थित है। पैटागोनिया मरुस्थल स्थित है। पैटागोनिया मरुस्थल स्थित है। जो ठंडा मरुस्थल है, इसी में लिखो, यह मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से, यह मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है।
सबसे बड़ा मरुस्थल है क्लियर हो गए पठार? आगे डालो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की झीलें, 2 झीलें केवल, अब छोटे छोटे आ रहे हैं, अपनी लेट हुई थी क्लास, झीलें कर लो केवल। एक झील तो देखो अपन ने पढ़ ली, टीटीकाका, और एक और है माराकविबा। एक है टीटीकाका, इसको कुछ भी कह लो यार, हिंदी में तो है नहीं, इंग्लिश में है। अब ये पता नहीं ट्रांसलेशन वहाँ का अलग, इंडिया का अलग, ब्रिटेन का अलग, अमेरिकन इंग्लिश अलग, सब अलग। यूके का आदमी जब इंग्लिश बोलता है अपन की समझ में आ जाती है क्या? नहीं आती है ना? क्यों नहीं आती है? क्यों नहीं आती? कभी दिमाग लगाया क्या? नहीं लगाया। अपन का जो है ना, अपन की जो हिंदी है इसके अंदर होते हैं 52 लेटर, और अपनी संस्कृत होती है ना उसमें है 64 लेटर, 63 और 64, ठीक है ना। और राजस्थानी है उसमें 74 लेटर, और इंग्लिश में कितने लेटर हैं? 26। तो उनकी जो टंग है ना वो चेंज ही नहीं हो पाती, वो 26 तक ही सीमित है। अपन का जो प्रोनाउंसिएशन है वो 74 तक है। जैसे पश्चिमी राजस्थान का कोई है इधर? कहाँ से हो आप लोग? जोधपुर। हाँ, तो पश्चिमी राजस्थान की जो भाषा है वो 74 अपने 74 है राजस्थानी भाषा में। आंदोलन भी चल रहा है वो 8वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए, कई सारे वो चल रहे हैं, लेकिन अपन पे तो नहीं आती, पूर्वी राजस्थान वालों पे नहीं आती ना। तो इनकी ज़्यादा मूवमेंट करती है टंग, और अंग्रेजों की कर ही नहीं पाती क्योंकि उनके लेटर ही भाषा में 26 हैं, तो विकास ही नहीं हुआ भाषा का। तो उनकी भाषा अलग होती है, प्रोनाउंसिएशन अपना अलग होता है, और अमेरिकन लैंग्वेज है वो टोटल अलग है उनका प्रोनाउंसिएशन। इसमें पहला डालो माराकोइबा, है इसमें देखना चाहो तो निकाल लो, 1 मिनट में देख लो, 1 मिनट भी क्या, आधी मिनट में। माराकाइबा झील हो गई ना, और दूसरी टीटीकाका, टीटीकाका बिल्कुल एकदम वेस्टर्न पार्ट में, टीटीकाका झील लापाज के पास मिल गई। लापाज जो राजधानी बोलीविया की अपन ने पढ़ी थी उसके जस्ट बगल में। इसमें लिख लो माराकाइबा में, निकालू मैप। अब क्या निकालना, 2 झीलें यार। लिखो माराकाइबा, हेडिंग डाल लो, यह है झील है, ऐसी 1000 झीलें भाई साहब इंडिया में। जब इंडिया वाला पाकिस्तानी या फिर कोई विदेशी अपने इंडिया को पढ़ेगा तो क्या इसकी राजसमंद वाली और ये झीलें पढ़ेगा क्या वो? हम अपन कोई भी आईएएस का एग्जाम देते हैं ना तभी नहीं पढ़ते, 2-4 झीलें सांवर पढ़ लो, और इधर ये जो अपनी राजसमंद वाली और उदयपुर वाली हैं 2-4 झील वो पढ़ लो, बाकी कौन पढ़ता? फिर अपन जब राजस्थान की एग्जाम की तैयारी करते हैं तब सारी पढ़ते हैं। अब ये 1000 प्रकार की झील होंगी पूरे इस महाद्वीप में, लेकिन नहीं है इंपॉर्टेंट। मैं जो पढ़ा रहा हूँ इससे अगर एक क्वेश्चन भी अगर बाहर आ जाए ना तो मेरे से बोलना, तुम बात करना, आईएएस में भी नहीं आएगा इससे बाहर।
मेरे से बात कर लेना आप, आईएएस में भी नहीं आएगा इससे बाहर, करंट वाला तैयार आपको कर लेना है। माराकाइबा लिख लो आप। यह वेनेजुएला की प्रमुख झील है। अब वेनेजुएला देश के बारे में आप कल तैयार करके लाना। वेनेजुएला में अभी क्राइसिस चल रहा था काफ़ी दिन पहले, ऑयल क्राइसिस का। ये ऑयल, हाईली ऑयल प्रोडक्शन कंट्री है और एक्सपोर्ट करता है, ठीक है ना। यह वेनेजुएला की प्रमुख झील है। अगला पॉइंट लिखो। यह झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। इसी में लिखना है। किंतु वास्तविकता में यह एक तटीय खाड़ी है। यह एक तटीय खाड़ी है जो कैरेबियन सागर से जुड़ी हुई है। जो कैरेबियन सागर से जुड़ी हुई है। सागर से जुड़ी है तो सागर का पानी तो सलायन होता है, तो ये झील भी कैसी हो जाएगी? लवणीय झील हो जाएगी। अतः यह कैरेबियन सागर से जुड़ी हुई है, अतः यह लवणीय झील है। लवणीय झील है। अगला पॉइंट, इस झील के किनारे पेट्रोलियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं। पेट्रोलियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं, जिसके कारण वेनेजुएला प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादन करने वाला देश है। जिसके कारण वेनेजुएला प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादन करता देश है। लोग बैगों में भर के नोट लेके जा रहे और सामान ला रहे थे पॉकेट में, जेब में रख के। इस तरीके का क्राइसिस आ गया था यहाँ कुछ समय पहले, ठीक है। दूसरी डालो, टीटीका का करेंसी पूरी क्रैश कर गई। दूसरी डालो टीटीका का। अभी अपन ने देखा था कहाँ स्थित है, ये बोलीविया के पठार पर स्थित है। तो पहला पॉइंट ये लिख लो, यह झील बोलीविया के पठार पर अवस्थित है। बोलीविया के पठार पर स्थित है। अगला पॉइंट, यह झील पेरू तथा बोलीविया के मध्य सीमा क्षेत्र का निर्धारण करती है। अगला लिखो, यह झील मीठे पानी की तो अपन ने लिख ही लिया, तो लिखने की जरूरत नहीं। यह झील
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, यह है झील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी मीठे पानी की, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला लिखो, यह विश्व की, यह विश्व की सबसे ऊंची, सबसे ऊंची नौकायन उपयुक्त झील है। यह विश्व की सबसे ऊंची नौकायन उपयुक्त झील है। मैंने एक दिन पढ़ाया था आपको, पठारी बाग में अगर कोई झील स्थित होती है उसको क्या बोलते हैं? किसी को याद नहीं था? ताली बजाओ एक बार। पठारी बाग पे, ऊंचे बाग पर अगर कोई झील स्थित है उसको क्या बोलते हैं? अल्पाइन लेक। लिखाया भी था, देखना नोट्स को एक बार, ठीक है ना। और ये सबसे ऊंची नेविगेशन उपयुक्त झील है, ठीक है ना, ये लिख लिया। इतना अपन करेंगे। कल दक्षिण अमेरिका की नदियां करेंगे, फिर मैदानी पंपास, घास के मैदान है, अमेजन जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वगैरह प्रोडक्शन, वो सारा पढ़ेंगे। और अब तक का पूरा ये याद करके लाना, ठीक है। थैंक यू।